हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। चलिए पेपर का डिस्कशन शुरू करते हैं। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 51 जो है वो दिखाई दे रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 में कह रहा है बेटे आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। है ना, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आपने पढ़ा है, सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म होता है। अगर ऑप्शन नंबर 1 को एनालाइज करें, इस पोजीशन पे आपके दो ग्रुप सेम है, मिथाइल पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर भी वैसा ही है बेटे, है ना, दो मिथाइल्स पॉसिबल नहीं है, आइसोमेरिज्म। ठीक है, ये वाला कार्बन आपका sp2 हाइब्रिडाइज है, इसीलिए इसकी रिलेटिव पोजीशन इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंट नहीं हो सकती है ना, क्योंकि वो प्लेन में रहेगा, है ना। और ये ऊपर नीचे कुछ भी हो, दोनों ही आइडेंटिकल कहलाएगा। इसमें डिफरेंस हो सकता है बेटे, ये वाला sp3 है, ये वाला भी sp3 है। इसमें ये वाला ch3 अगर डैश पोजीशन पे हो और ये आपका वेज पोजीशन पे हो, ठीक है, तो इसको आप बोलेंगे ये कौन सा फॉर्म हो गया, अपोजिट फॉर्म हो गया, ये ट्रांस फॉर्म हो गया, है ना। और दोनों ही वेज या फिर दोनों ही डैश पे हो तो उसको आप सिस फॉर्म बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका वो आंसर है जिसमें कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मिल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटे। टॉटोमेरिज्म पे क्वेश्चन आया ना, जो द फॉलोइंग विल शो टॉटोमेरिज्म के लिए आपको पता है कि अल्फा पोजीशन पे क्या होना चाहिए बेटे, हाइड्रोजन होना चाहिए। तो आप देखिए NO2 ग्रुप भी शो करता है, आपको पता होगा, है ना। NO2 ग्रुप शो करता है, अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोजन है। ठीक है, नाइट्रो ऑक्साइम है ना, ये ऑक्साइम में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ए में पॉसिबल है, बी में नाइट्रो ग्रुप है, लेकिन हाइड्रोजन तो यहाँ पर प्रेजेंट है बेटे, लेकिन अगर आपका हाइड्रोजन डिस्प्लेस होकर के NO2 ग्रुप के ऑक्सीजन के पास गया, तो उससे उस कार्बन की, जहां पर हाइड्रोजन था, उसकी हाइब्रिडाइजेशन डिस्टर्ब होगी, वो sp हाइब्रिडाइज हो जाएगा, जिससे कि एरोमेटिसिटी लूज होगी। ठीक है, तो ये चीज ये प्रेफर नहीं करते हैं ना, एरोमेटिसिटी एक अच्छा स्टेबिलाईजिंग फैक्टर, इसीलिए प्रेफर नहीं किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखें, ये आपका कार्बन है कंटेनिंग कार्बोनिल ग्रुप, ये अल्फा कार्बन हो गया, इसमें कोई हाइड्रोजन नहीं है, इसमें भी पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, डी में देखिए बेटे, ये कार्बोनिल ग्रुप है, इधर है अल्फा कार्बन और इधर है अल्फा कार्बन, है ना। यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, ठीक है, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, पर ये वाला हाइड्रोजन रिप्लेसेबल नहीं होता है ना, मतलब ये यहाँ से निकल नहीं सकता है। क्योंकि आपने पढ़ा होगा, एक ब्रेड्स रूल नाम की चीज होती है ना, ब्रेड्स रूल में बताया जाता है कि अगर कोई ब्रिज हेड कार्बन है, ठीक है, तो रिंग जो है वो कम से कम 8 मेंबर का होना चाहिए, तभी वहां से रिप्लेस हो सकता है, तभी वो sp2 हाइब्रिडाइज बन सकता है। ठीक है, इसीलिए यहां से तो नहीं होगा, पर यहां से पॉसिबल है। ठीक है, यहां से निकल सकता है, तो इसके अंदर एग्जिस्ट करेगा ना, इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करेगा बेटे, वही सेम प्रॉब्लम आ गई, यहाँ पर जो हाइड्रोजन था वो हट गया, और ये वाला तो एग्जिस्ट शो नहीं करता है। इसमें तो बहुत इजीली पॉसिबल है, कार्बोनिल ग्रुप यहाँ यहाँ दोनों जगह से पॉसिबल है। ठीक है, इसके अंदर पॉसिबल नहीं होगा बेटा, है ना, क्योंकि अगर ये पॉसिबल हुआ तो अगेन हाइब्रिडाइजेशन का इशू आएगा, है ना। ये वाला जो कार्बन है, ये आपका बन जाएगा बेटे sp हाइब्रिडाइज, है ना। अगर इसमें टॉटोमराइजेशन हुआ तो sp हाइब्रिडाइज बनेगा, जिसकी वजह से वो आएगा बॉन्ड एंगल 180, और रिंग में काफी ज्यादा स्ट्रेन आएगी, जो कि अलाउड नहीं होगा। ठीक है, तो ये भी शो नहीं करेगा। हाँ, एच वाला थोड़ा सा एक्सेप्शनल केस होता है बेटे, नॉर्मली आप 1-3 टॉटोमेरिज्म पढ़ते हैं, पर ये 1-5 टॉटोमेरिज्म है, बिकॉज यहाँ पर एक हाइड्रोजन है जो डिस्प्लेस होकर के यहाँ पर आएगा। और एक और फायदा होता है कि इस ये होने से बिंग रिंग के अंदर जो है वो एरोमेटिसिटी भी आती है। ठीक है, रेजोनेंस फिनोमिना से एरोमेटिसिटी आती है, तो स्पेशल केस है, इसको याद रखिएगा, इसमें पॉसिबल है बेटे, है ना। इसमें भी पॉसिबल होगा, क्यों? बिकॉज यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका हाइड्रोजन प्रेजेंट है, जो कि एक अल्फा हाइड्रोजन के रूप में आप काउंट कर सकते हो। ठीक है, और इसके रिस्पेक्ट में तो नहीं पॉसिबल है ना, तो क्या क्या हो गया, डी एफ एच और आई, है ना, ADFHI, ADFHI, ये रहा बेटा, देखिए ये आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है, ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 53, 10 ml ऑफ दिस वाटर हैज बीन एडेड टू, टोटल वॉल्यूम बना दिया बेटे 1 लीटर। देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपसे बोल रहा है कि वाटर ऐड करके इस चीज को कन्वर्ट कर दिया गया है किसमें, टोटल वॉल्यूम कितना, 1 लीटर। तो कुछ नहीं करना है आपको, फाइनल कंसंट्रेशन निकालने के लिए पहले आपको फाइनल मिली इक्विवेलेंट्स निकालना होगा। और मिली इक्विवेलेंट्स कैसे निकाले जाएंगे बेटे, तो मिली इक्विवेलेंट्स का फॉर्मूला होता है नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन ml। ठीक है, तो नॉर्मेलिटी है 10⁻³ है ना, वॉल्यूम है 10। ठीक है, ये आपके मिली इक्विवेलेंट्स हो गए। ओके,
फिर इसके अंदर जो फाइनल नॉर्मेलिटी है वो कैसे निकलेगी, तो उसके लिए आप मिली इक्विवेलेंट्स को किससे डिवाइड करोगे बेटे, 1000 ml ना, फाइनल वॉल्यूम बना दिया गया है 1000 ml। ठीक है, तो दैट इज वाई आपका जो टोटल वॉल्यूम है वो 1000 लेंगे, है ना, 1010 नहीं है ना, 1000 ऐड नहीं किया गया, 1000 तक बना दिया गया, मतलब ऐड जो किया गया है वो 990 ही होगा। ठीक है, तो ये आपकी फाइनल नॉर्मेलिटी आई किसकी, H2SO4 की। और आपको सिखाया भी था कि जो नॉर्मेलिटी है H2SO4 की या फिर किसी भी एसिड की, वही उसके द्वारा प्रोवाइड किए गए H प्लस की मोलैरिटी भी बन जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब यही आपका मोलैरिटी ऑफ H प्लस भी होगा, है ना। ये आपका नॉर्मेलिटी है बेटे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर क्या करना है, ये और ये कटेगा बेटे, ये हो जाएगा 10⁻⁻5, ये H प्लस आया। अब यहाँ से आपको समझ में आ रहा है कि -5 है तो pH होगा 5, लेकिन pH नहीं, आपसे POH पूछा है, तो आंसर हो जाएगा बेटे क्या, 14 - 5, दैट विल बी 9। ठीक है, तो ये आपका आंसर है, आयनिक इक्विलिब्रियम का है। ठीक है, थोड़ा सा जो है कैलकुलेटिव था ये। आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ, वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर अ रिएक्शन इज दिस, व्हाट डज इट इंडिकेट। देखो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर बहुत छोटा होता है बेटा, इसका एक ही मतलब होता है कि रिएक्शन फॉरवर्ड को नहीं जा रही है। ठीक है, और फॉरवर्ड नहीं जा रही है, क्यों नहीं जा रही है, बिकॉज रिएक्टेंट जो है वो काफी ज्यादा स्टेबल है और प्रोडक्ट काफी कम स्टेबल। ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं आप। तो आइए देखते हैं, प्रोडक्ट आर मोर स्टेबल गलत हो गया, रिएक्टेंट्स आर वेरी लेस डिसोसिएटेड, हाँ ये कह सकते हैं बेटा यार, क्योंकि अगर आप रिएक्शन फॉरवर्ड नहीं जा रही है, इसका मतलब रिएक्टेंट्स काफी कम टूटे हैं। रिएक्टेंट्स आर मोर स्टेबल देन प्रोडक्ट्स, ये भी सही है। वैल्यू ऑफ Kc विल बी लेस देन Kp एट 300 केल्विन, ये आपको चेक करना पड़ेगा बेटे। Kp बाई Kc का जो फॉर्मूला होता है वो होता है RT की पावर डेल्टा Ng, जो कि इसके लिए क्या होगा, 2 - 1, 2 - 1 विल बी 1। ठीक है, तो R और T जो है उसमें R की वैल्यू आप 0.0821 रखेंगे और ये रखेंगे 300, जो कि ऑब्वियसली 1 से बड़ा आएगा ये, है ना। 1 से बड़ा आने का मतलब Kp बड़ा होगा और Kc छोटा होगा, तो वैल्यू ऑफ Kc विल बी लेस एट, हाँ ठीक है ये सही है। तो हो रहा है बेटे 2, 3 एंड 4, 2, 3 एंड 4 कौन सा ऑप्शन है, ये रहा। ठीक है, थर्ड ऑप्शन जो आपका ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ दिस इज 1%, एच की वैल्यू दे रखी है, ध्यान रखिएगा। ये सी है, न्यू डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस क्या होगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटे। एच का जो फॉर्मूला होता है वो होता है √ऑफ KH/C। ठीक है, KH/C। ओके, तो आपको बताना है कि H कितना चेंज होगा, कैसे चेंज होगा अगर आप C को चेंज करें। तो आपको पता है KH जो है वो हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट है, वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं करता है। ठीक है, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि KH की वैल्यू लिख लीजिए CH², और कुछ मत करें, C1H1² इज इक्वल्स टू C2H2², ये लगा दीजिए फॉर्मूला, है ना, क्योंकि CH² की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, तो C1H1² इज इक्वल्स टू C2H2²। ठीक है, C1 है आपका 0.1, H है 0.01, है ना, परसेंटेज दिया है, ध्यान दीजिएगा, स्क्वायर करेंगे। C2 है 0.4, है ना, और H आपका यहाँ पर H2 बोल दीजिए, और इसका स्क्वायर, है ना। अब इसमें आपको H2 के लिए सॉल्व करना होगा, वो परसेंटेज आएगा, है ना, डायरेक्ट आपका क्या आएगा, नहीं सॉरी, परसेंटेज नहीं आएगा, वो आएगा आपका फ्रैक्शन में, है ना। आपको लास्ट में 100 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, क्योंकि आपने 0.01 में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, तो आप चाहते तो डायरेक्टली यहाँ पर 1% भी रख सकते थे, अगर आप यहाँ पर 1% रखोगे तो आंसर भी डायरेक्ट किस में आएगा, परसेंट में ही आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटे। Following equilibrium is established at temperature this. If the equilibrium concentration of A, B, C are this, Kp for the reaction is. अच्छा देखो, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन दिया, मतलब यहाँ से आप Kc निकाल सकते हो बेटा, है ना। Kc की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 × 2, है ना। Kc की वैल्यू हो जाएगी कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इनटू प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, है ना, तो 2 × 2/1। ठीक है, तो Kc हो जाएगा बेटे आपका 4, लेकिन पूछा Kp है, तो Kp इज इक्वल्स टू क्या होता है, Kc RT
की पावर डेल्टा एन जी क्या होगा बेटे, 1+1 प्रोडक्ट साइड में है और रिएक्टेंट में है 1, तो 2 - 1 विल बी 1। ठीक है, तो 4RT है ना, ये आपका आंसर हो जाएगा के पी का। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इजियर साइड पे क्वेश्चन है बेटे, आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, सेलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू देयर गिवन प्रॉपर्टीज। ये केमिकल बॉन्डिंग से क्वेश्चन आया बेटे। डाइपोल मोमेंट जो है वो आपका पूछ रहा है कि इसमें से किसका ज्यादा है। देखिए डाइपोल मोमेंट CH3F और CH3Cl में CH3Cl का ज्यादा होता है, क्योंकि डाइपोल मोमेंट दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है ना, सेपरेशन ऑफ चार्जेस पे तो डिपेंड करता ही है, साथ साथ में उनके जो डिस्टेंस है उसके बीच पे उसमें भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो चार्जेस वाले कैटेगरी में, ठीक है, ये आपका ज्यादा चार्ज क्रिएट करता है ना, बिकॉज ऑफ द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन फ्लोरीन एंड कार्बन। ठीक है, और इसमें चार्ज थोड़ा कम क्रिएट होता है, लेकिन इसकी डिस्टेंस आपस में इतनी ज्यादा है कि जो चार्ज इनटू डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है उसमें डिस्टेंस वाला टर्म CH3Cl के केस में डोमिनेट कर जाता है। ठीक है, और आपका CH3Cl का डाइपोल मोमेंट ज्यादा हो जाता है। आपसे पूछा करेक्ट वाला है बेटे, तो ये तो इनकरेक्ट है, ये आंसर नहीं हो सकता है। ठीक है, और 57 की बात करें, 57 में सॉरी क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2 की बात करें, C डबल बॉन्ड C की बॉन्ड लेंथ ज्यादा है O डबल बॉन्ड। ये बिल्कुल सही है, बिकॉज जैसे जैसे आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं साइज छोटा हो जाता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन की ऑक्सीजन की जो पोजीशन कार्बन से राइट की तरफ है, ठीक है, तो ऑक्सीजन के जो डबल बॉन्ड है उसका लेंथ भी छोटा होगा, और ये करेक्ट होगा बेटा, है ना। और ये दोनों आप कैसे चेक करोगे, ये आप चेक करोगे बेटे MOT लिख करके, है ना। जैसे कि इसमें छोटी सी हिंट ये कर देता हूं आपको कि N2 का जो बॉन्ड ऑर्डर है ना, N2 का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 3 होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन 14 है। ठीक, अब जैसे जैसे आप एक इलेक्ट्रॉन कम करेंगे, ठीक है, मतलब कम करेंगे तो ऊपर की तरफ जाएंगे, 13, 12, है ना, 11, ठीक है, एंड 10 ऐसे करके, है ना। और एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाएंगे, 14 से आगे बढ़ेंगे अगर, तो 15, 16, 17, 18 ऐसे करके। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि हर बार इलेक्ट्रॉन या तो एक यूनिट से घटे या फिर एक यूनिट से बढ़े। ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर जो है वो उतने यूनिट से क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, जैसे कि N2+ में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो 13 है। ठीक है, और इसमें क्या है बेटे, 15 है। ठीक है, तो N2 का बॉन्ड ऑर्डर जो है वो है 3, N2+ का क्या हो जाएगा, आप 0.5 से कम कर देंगे, 2.5 हो गया, है ना। ऊपर जाएंगे तब भी कम करेंगे 0.5 से, नीचे आएंगे तब भी करेंगे आप 0.5 से कम। ठीक है, तो N2- का भी 0.5 से कम होगा, तो दोनों का बॉन्ड ऑर्डर ऑर्डर आ जाएगा बेटे 2.5। ठीक है, तो ये दोनों के बॉन्ड ऑर्डर इक्वल हैं, इसीलिए ये ऑप्शन गलत है ना। वैसे करके आप मैग्नेटिक मोमेंट कैसे चेक करेंगे, इसके लिए आपको MO2 लिखना पड़ेगा बेटे। आपको पता है O2 के अंदर जो है दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, और O2+ में फिर एक ही बचेगा। ठीक है, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो ज्यादा होगा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड पे डिपेंड करता है, इसीलिए ये ऑप्शन भी क्या है, रॉन्ग है। ठीक है, चलिए, तो आंसर आपको मिल गया बेटे, आंसर है सेकंड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लुविस एसिड। लुविस एसिड वो होते हैं बेटे जो इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी रखते हैं। ठीक है, तो CO2 गेन कर सकता है बेटे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। PCl5 में भी गेनिंग हो सकती है, बिकॉज उसके आसपास काफी ज्यादा मात्रा में इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अटैच्ड है। और I2 भी गेन कर सकता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसकी अच्छी खासी होती है। नाइट्रोजन जो है NH4+ गेन नहीं कर पाएगा, क्यों, बिकॉज इसके पास और कोई स्पेस गेन करने के लिए ऑर्बिटल जो है बेसिकली अब इसके पास अवेलेबल नहीं। ठीक है, इसके ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट हो रखी है। ठीक है, सिर्फ पॉजिटिव चार्ज देख करके आपको ज्यादा उत्साहित नहीं होना है कि भाई ये इलेक्ट्रॉन गेन कर पाएगा, स्पेस भी होना चाहिए वहां पर। ठीक है, तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द 3p है ना। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का जो फॉर्मूला है बेटे वो क्या है, √L × L+1 h/2 है ना। और L की वैल्यू जो है वो 3p के लिए क्या होती है, 1 होती है। आप डाल दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ΔH दे रखा है बेटे, करेक्ट फॉर द रिएक्शन। हीट ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन इज दिस। देखो कंबशन जो होता है वो क्या होता है, कंबशन का मतलब है
कि एक मोल आपको सब्सटेंस लेना है और कंप्लीट ऑक्सीडेशन कराना है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो आपको चेक करना होगा कि क्या यहाँ पर कंप्लीट ऑक्सीडेशन है या नहीं है। आप बोलेंगे नहीं है सर, क्योंकि कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है CO2 का बनना। ठीक है, तो ये हो गया आपका गलत। हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इज दिस, है ना। हीट ऑफ फॉर्मेशन के लिए 1 मोल बनना चाहिए प्रोडक्ट। हाँ, अभी यहाँ पर 2 मोल बना हुआ है, तो अगर आप इसको 1 मोल में कन्वर्ट करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 110 हो जाएगा। ठीक है, और ये कार्बन सॉलिड है शायद, है ना। अगर कार्बन सॉलिड है तो फिर तो करेक्ट है ना, गैस है तो गलत है। तो हीट ऑफ फॉर्मेशन वाला पोर्शन सही हो गया। रिएक्शन नीड्स नो इनिशिएशन, नहीं इनिशिएशन तो चाहिए भाई, ऐसे रिएक्शन नहीं होगी। हीट ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन इज दिस, ये भी गलत है। कंबशन के लिए CO2 बनना चाहिए। ठीक है, तो बेस्ट ऑप्शन जो बन रहा है वो है आपका बेटे हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इज -110 पर मोल। कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट SPS और 1 मोल CO, ये सबका कंडीशन ये फुलफिल कर रहा है। कब? जब 2 से डिवाइड करेंगे तब है, अभी नहीं है। अभी जो रिएक्शन लिखे है उसमें नहीं, 2 से डिवाइड करेंगे तब। ठीक है, फिफ्थ इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन, दिस इज द करेक्ट सेट फॉर इट्स सिक्स्थ इलेक्ट्रॉन, है ना। तो आइए देखते हैं भाई, कार्बन की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो है 1s2 2s2 और 2p4, है ना। तो 2p4 में जो फिफ्थ इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ लाई करेगा बेटे? 1 2 3 4, सॉरी। ठीक है, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इसमें फिफ्थ इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, तो मान लीजिए इसको हम लोग बोल देते हैं फिफ्थ इलेक्ट्रॉन। इसमें से आप किसी को भी वैसे फिफ्थ इलेक्ट्रॉन बोल सकते हो। एक मिनट, सॉरी सॉरी सॉरी, 2p4 नहीं होगा बेटे, 2p2 होगा। कार्बन की बात चल रही है ना, ऑक्सीजन की बात थोड़ी चल रही है। 2p2, ठीक है। ठीक है, 2p2 होगा। ये फिफ्थ इलेक्ट्रॉन और ये सिक्स्थ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो फिफ्थ इलेक्ट्रॉन की अगर बात चल रही है तो मैं पहले वाले इलेक्ट्रॉन को फिफ्थ बोल दे रहा हूँ। ठीक है, इसको बोल देता हूँ क्या बेटे? सिक्स्थ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फिफ्थ इलेक्ट्रॉन और सिक्स्थ इलेक्ट्रॉन। ओके, तो सिक्स्थ इलेक्ट्रॉन की जरा वो देखिए आप क्या, क्वांटम नंबर्स। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है। ठीक है, ओके। और जो आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर है वो 1 होगा, क्योंकि p ऑर्बिटल है। ठीक है, तो 2 1 है ना, 2 1 तो तीन तीन ऑप्शन में दिख रहा है बेटे आपको। इसके बाद इसके जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स हैं वो है -1, है ना। आपको यहाँ पर 0 दे रखा है। ठीक है, तो कुछ मत करिए, आप इस वाले को 0 बोल दीजिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और इसको +1 -1, या फिर इसको +1 -1, कोई सा भी नंबर दिया जा सकता है। ठीक है, अच्छा, और जो स्पिन क्वांटम नंबर दिया गया है वो दिया गया है -12। तो पैरेलल होना चाहिए, है ना। ये आपने पढ़ा है होल्म्स रूल में कि अगर एक -12 हो गया है, ठीक है, तो बाकी सभी -12 रहेंगे, अनलेस सभी हाफ फिल्ड ना हो जाए। ठीक है, मतलब इसका स्पिन क्वांटम नंबर भी -12 ही रहेगा। और ऐसा सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वो देखिए। ठीक है, मतलब जो ये मैग्नेटिक वाला है ना, उसमें दो पॉसिबिलिटी बनती है ना, क्योंकि आपने 0 को ले लिया है, कंसिडर कर लिया है, तो +1 -1 दोनों बनता है। लेकिन उसके साथ आपको स्पिन को भी सेटिस्फाई करना है, तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, ठीक है, -12 जो है ये आपका यहाँ पर करेक्ट बैठता। अगर यहाँ पर भी -12 होता, है ना, सी ऑप्शन में -12 होता, तब आप बोलते कि हाँ सर थर्ड भी सही है और फोर्थ भी सही है। लेकिन स्पिन क्वांटम नंबर इज द रियल डिफरेंशिएटर एट दिस पॉइंट इन दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो आंसर हो गया करेक्ट, फोर्थ। इनके इलेक्ट्रोवलेंट, कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट बॉन्ड किसमें बेटा? सब कुछ है इसी के अंदर, है ना, NaBF4 के अंदर, है ना, Na+BF4-। ठीक है, ये आपका हो गया आयनिक बॉन्ड। ठीक है, BF4 को बनाएंगे जब आप, तो एक उसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिखेगा फ्लोरीन की तरफ। ठीक है, और फिर बाकी के 3 आपको दिखेंगे क्या? कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये वो कंपाउंड है जिसके अंदर सब कुछ अवेलेबल है, NaBF4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 2 मोल आइडियल गैस है हीटेड फ्रॉम दिस टू दिस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द गैस। कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर चेंज किया गया बेटे,
तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो डेल्टा एस का फॉर्मूला होता है वो आपको पता होना चाहिए, एन आर। हाँ जी। तो एन आर है ना, और एल एन T2/T1, ये आपका फॉर्मूला रहता है, ठीक है, किसके लिए, और सीबी भी है ना, सॉरी एनसीबी है। डेल्टा एस का जो फॉर्मूला है बेटे वो है आपका 2.303, ठीक है, 2.303 एनसीबी Ln T2/T1, है ना, ठीक है, ये उसका है बेटे, ये आइसोथर्मल का लिख रहा था मैं, है ना। आइसो आइसोकोरिक की बात हो रही है, कांस्टेंट वॉल्यूम की, तो NCB Ln T2/T1, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पर एल एन है ऑलरेडी लिखा हुआ मैंने, तो आप इसको रिमूव कर सकते हैं, यहाँ पर लॉग होता तो आप 2.303 करते, ऑप्शन भी आपका एल एन के फॉर्म में ही, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स है 2, तो डेल्टा एस की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 2 इंटू सीबी कैसे आएगा बेटे, सीपी दे रखा है आपको, तो सीपी से सीबी कैसे आएगा, माइनस आर करेंगे आप, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3/2R, देन एल एन 600/300, ठीक है, ये और ये कट जाएगा, तो 3R ln 2 ये रहा बेटे आपका सेकेंड ऑप्शन, ठीक है। अगर लॉग में होता तो 2.303 से मल्टीप्लाई भी करते। Inter-ionic distance between this and this is this. The radii of Na plus and F minus R. Na plus और F माइनस के बीच की दूरी दी है 2.31, है ना, एंगस्ट्रॉम में, ओके। तो आपसे पूछ रहा है कि इन दोनों का रेडियस क्या होगा। आप ना इसमें ये मत एक्सपेक्ट करिए कि आपको रेडियस याद होगा, आपको सिर्फ ऑप्शंस के हेल्प से ये बताना होता है कि कौन सा आयन साइज में बड़ा है और कौन सा आयन साइज में छोटा है, ठीक है। तो अगर आप देख पा रहे दोनों ही आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयन्स है, Na प्लस और F माइनस, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10 है। सोडियम में प्रोटॉन्स की संख्या 11 है, एफ में 9 है, जिसकी वजह से सोडियम का साइज छोटा होगा और फ्लोरीन का साइज क्या होगा, बड़ा होगा। तो ऐसा कुछ ऑप्शन आपको देखना है, ठीक है, और सम रहना चाहिए 2.31, है ना, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो देखिए जिसमें सोडियम छोटा हो और फ्लोरीन बड़ा हो, ये ऑप्शन कट गया, सोडियम छोटा फ्लोरीन बड़ा, ये करेक्ट है। दोनों बराबर, ये गलत हो गया, ठीक है। सोडियम छोटा फ्लोरीन बड़ा, ठीक है, ये भी करेक्ट है। अब आपको दिख रहा है कि इस लॉजिक के हिसाब से दो ऑप्शंस करेक्ट आए हैं, लेकिन एक और चीज देखना है बेटे, सम जो है वो क्या रहना चाहिए, 2.31 रहना चाहिए, ठीक है। तो ये कभी भी 2.31 नहीं होगा, ये 2.31 क्रॉस कर जाएगा, ये आपका 2.31 आ जाएगा बेटे, है ना। तो इसीलिए आपको इसमें ऐसे क्वेश्चंस में ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आपको डेटा याद हो, आपको सिर्फ लॉजिक से बताना होता है कि कौन सी चीज छोटी होगी, कौन सी चीज बड़ी होगी, और टोटल सम जो है वो 2.31 या फिर जो भी वैल्यूज दी है वो उतना मेंटेन रहना चाहिए, ठीक है। तो सेकंड आंसर होगा इसका। ये वाला क्वेश्चन जो है बेटा, ये कई बार हमने पिछले टेस्ट में देखा भी है, ठीक है। इसमें दो एलिमेंट्स हैं ए और बी, क्या क्या बना रहे हैं, B2A3 और B2A, दोनों के मोल्स आपको दिए हैं और उनके कोरस्पॉन्डिंग मासेस दे रखे हैं, तो एटॉमिक वेट पूछा होता है, ठीक है, हमने किया है मोल कॉन्सेप्ट में कई बार। तो कुछ मत करिए, ए का मोलर मास मान लीजिए बेटे एक्स, और बी का मोलर मास मान लीजिए वाई, ठीक है। तो B2A3 का जो मोलर मास है वो हो जाएगा 3x + 2y, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई इसके मोल्स को आप करेंगे 0.05, है ना। मोलर मास इंटू मोल्स जो है वो क्या हो जाता है बेटे, आपका गिवन मास, ठीक है, ये हो गया 9 ग्राम्स, ठीक है, पहले वाले कंपाउंड का, ओके। अब दूसरे वाले कंपाउंड है वो होता है B2A, वो हो जाएगा x + 2y मल्टीप्लाइड बाई इसके मोल्स हैं 0.10 और इसका मास हो गया 10 ग्राम, ठीक है। बस अब कुछ नहीं करना, ये दो इक्वेशंस हैं, दो अननोन हैं, आप इसको सॉल्व करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, चलिए ये हो गया बेटे 65। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 66 पे। आउट ऑफ द फॉलोइंग द अल्कीन दैट एग्जिबिट्स ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए आपको क्या ढूंढना होता है बेटे, एक ऐसा
कार्बन जो कि कायरल हो, है ना। कायरल के लिए आपको एक एक ऑप्शन को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं। पेंटीन में पहले तो सभी में पेंटीन है, 3, 4 और 5, ठीक। फिर कह रहा है 2 मिथाइल 2 पेंटीन, है ना। 2 मिथाइल 2 पेंटीन का मतलब क्या कि इसी पोजीशन पे जो है आपका मिथाइल भी हो, है ना, और उसी पोजीशन पे क्या हो बेटे आपका डबल बॉन्ड भी हो ना। तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा ऑप्टिकल के लिए, क्यों? बिकॉज ये वाला कार्बन आपका sp2 हाइब्रिडाइज हो गया है ना। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में नहीं पॉसिबल है ना। चार sp3 होना चाहिए 4 डिफरेंट ग्रुप्स के लिए। अब इसी की पोजीशन को अगर चेंज करें तो देखिए ये तो नहीं हो गया बेटे, है ना, ठीक है। फिर 3 मिथाइल 2 पेंटीन, है ना, 3 मिथाइल 2 पेंटीन। तो 1 2 3 यहाँ पर भी कर देंगे तो बात एक ही पड़ेगी, है ना, कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पर भी sp2 ही है। 4 मिथाइल 1 पेंटीन, अगर मैं यहाँ पर डबल बॉन्ड कर देता हूँ 1 2 3 4 और यहाँ पर कर देता हूँ मिथाइल, तो ये वाला कार्बन को अगर ऑब्जर्व करूं तो मिथाइल मिथाइल, है ना, ये आपका काइल कार्बन नहीं हो पाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं इस कार्बन को ऑब्जर्व करूं तो यहाँ पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, ये भी नहीं हो पाएगा बेटे, और यहाँ ये वाला तो sp2 ही हो गया था, ठीक है। अब है 3 मिथाइल 1 पेंटीन, ठीक है। तो 3 मिथाइल 1 पेंटीन को एक बार जरा फ्रेश देख लेते हैं। ये रहा 1 पेंटीन 1 2 3, है ना, ये आपका 3 मिथाइल हो गया। इस कार्बन को देखिए, ये आपका एक कायरल कार्बन है। यहाँ पर एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, एक मिथाइल हो गया, एक इथाइल हो गया, और ये आपका एक दूसरा ग्रुप हो गया बेटा, है ना। तो चार अलग अलग ग्रुप्स है, इसीलिए ये आपका ऑप्टिकली एक्टिव है, फोर्थ ऑप्शन। तो इसमें एक एक ऑप्शन को ऑब्जर्व भी करना होता है बेटे, और कोई ऑप्शन इसमें नहीं होता, है ना, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इनमें से एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सी है, ठीक है। तो एक्सोथर्मिक होने के लिए क्या होना चाहिए बेटे? रिएक्शन आपका स्पॉन्टेनियस होना चाहिए। एफ माइनस से अगर आप इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं तो वो थोड़ा सा मुश्किल टास्क है, बिकॉज वहां पर इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है ना। एफ और सीएल माइनस की रिएक्शन हो रही है, ठीक है। तो एफ जो है वो और सीएल जो है वो, इन दोनों में ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो क्लोरीन की ही होती है, ठीक है। तो इसीलिए क्लोरीन जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन को नहीं देना चाहेगा, ठीक है, ये नहीं देना चाहेगा, ठीक है। जेनॉन और हीलियम की अगर बात करें, ठीक है, तो जेनॉन और हीलियम में, हीलियम और जेनॉन में बेसिकली ऊपर से नीचे आने पे क्या होते हैं बेटे? वैसे तो ये सारे नोबल गैसेस है, बट ट्रेंड की बात करें अगर, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है। मतलब हीलियम जो है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहेगा एज कंपेयर टू जेनॉन, है ना, ठीक है। हीलियम जो है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहेगा क्योंकि वो ऊपर पोजीशन पे लाई करता है। ऊपर वाले एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेहतर होती है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा किससे बेटे? जेनॉन से, और एक्सी प्लस में कन्वर्ट कर देगा, खुद हीलियम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये रिएक्शन एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि एनर्जेटिकली स्पॉन्टेनियस है, ठीक है। ये रिएक्शन भी एनर्जेटिकली स्पॉन्टेनियस नहीं है, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जो ऑक्सीजन के अंदर जाता है वो तो एक्सोथर्मिक होता है, ठीक है। लेकिन जो सेकंड इलेक्ट्रॉन भेजा जाता है वो एंडोथर्मिक होता है ना। और एंडोथर्मिक वाली वैल्यूज जो है वो ज्यादा है, मतलब सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो ज्यादा पॉजिटिव है एज कंपेयर टू फर्स्ट वाला, ठीक है। तो इसीलिए ये ओवरऑल जो है बेटा ये एंडो आएगा ना, तो ये भी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। रिएक्शन क्वेश्चन ये है, रिएक्शन विल प्रोसीड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट से राइट जाने के लिए क्या होना चाहिए बेटा? क्यू मस्ट बी लेस देन, है ना, क्यू मस्ट बी लेस देन के सी। तो क्यू इज लेस देन के सी, ये तो सिंपल थ्योरेटिकल क्वेश्चन है केमिकल इक्विलिब्रियम का। आईयूपीएसी नेम बताना है आपको इस कंपाउंड का बेटे। तो आईयूपीएसी नेम तो आपने कई बार किया हुआ होगा, ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं करिए। देखिए ये आपका कार्बल्डिहाइड है ना, ये तो क्लियर है भाई, है ना। ये आपका नंबर 1 पोजीशन है, ठीक है। नंबर 1 के बाद आपको बाकी सारे ग्रुप को एज अ सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करना होगा, और किस तरफ से नंबरिंग होगी वो आपका लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट से डिसाइड होगा बेटा, है ना, लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट। तो अगर मैं इसको 1 देता हूँ, इसको 2 देता हूँ, इसको 3 4
5 और 6, ठीक है। तो सेट ऑफ लोकेंट्स आता है क्या, 2 3 और 6 आता है ना, 2 3 और 6। और अगर मैं वहां से नंबर करता हूं तो इसको तो मिल जाएगा 2, लेकिन ये वाले पोजीशन को बड़ा नंबर मिलेगा एज कंपेयर टू 3, ठीक है। तो इसीलिए आप देख रहे हैं जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस है वो 2 पे नहीं, वो आपको सेकंड वाले लोकेंट नंबर पे दिख रहा है, ठीक है। तो और ये क्योंकि लोअर है तो इसीलिए ये वाला सेलेक्ट होगा आपका 2 3 और 6 वाला। तो देखिए ऐसा कोई ऑप्शन कार्बल्डिहाइड है, 2 पे ब्रोमो है ना, 2 पे है ब्रोमो, 6 पे है ऑक्सो और साइक्लोहेक्स 2 इन कार्बल्डिहाइड, ये पहला ही ऑप्शन है बेटे। 2 पे ब्रोमो है ना, और 2 पे ही क्या है, डबल बॉन्ड है, 2 पे ही डबल बॉन्ड है, हाँ ठीक है। और फिर 6 पे आपका कीटो वाला ग्रुप है, और कीटो वालों को सब्स्टिट्यूएंट में क्या बोलते हैं, ऑक्सो बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ए डी के लिए आपको बताना है क्या बेटे, केसी की वैल्यू है ना, केसी की वैल्यू तो कैसे बताएंगे, देखिए वो सिंपल सा क्वेश्चन है। एडी आपको लेके आना है तो कैसे आएगा बेटे, ए बी को, बी सी को और सी डी को, इन सभी को ऐड कर दो, देखो बी से बी कट जाएगा, सी से सी कट जाएगा है ना, और बचेगा ए से डी, ठीक। तो जब आप किसी रिएक्शन को ऐड करते हैं तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है ना, तो मल्टीप्लाई करते चलो भाई, 2 into 4 और into 3 है ना, 8 3 जा 24, ये आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। बस तीनों रिएक्शंस को हमने ऐड कर दिया और कुछ नहीं किया, ठीक है। 21, इनमें से कौन सा ऑर्डर करेक्ट है, ठीक है। तो ऑर्डर करेक्ट बताने के लिए आपको क्या देखना है बेटे कि, अच्छा अम्लीय क्या होता है भाई, हिंदी में आ गया, अच्छा चलिए बेटा इस बार जरा मुझे इसका वर्ड देखना पड़ेगा, अम्लीय और क्षारीय क्या होता है, ये इंग्लिश में होना चाहिए, एसिडिक या बेसिक होना चाहिए, पर मैं श्योर नहीं हूँ, ठीक है। तो चलिए इसको ना मैं क्लास में डिस्कस कर दूंगा आपको, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मिसिंग है इंग्लिश के वर्ड्स क्या है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 72 दैट इज, तो 10 की पावर -5 मोलर NaOH solution at this is diluted 1000 times, हाँ 1000 टाइम डाइल्यूट करने का मतलब और आपकी कंसंट्रेशन 10 की पावर -8 मोलर हो जाती है, ठीक है। pH ऑफ द रिजल्टेंट सॉल्यूशन विल बी, तो अगर 8 मोलर हो गया, 10 की पावर -8 मोलर हो गया, तो आपको क्या करना होगा बेटे कि इसके अंदर जो पानी के द्वारा OH माइनस आएगा वो भी कंसिडर करना होगा, ठीक है। तो ये आपका टोटल OH माइनस होगा, ठीक है। फिर इसका आप नेगेटिव लॉग लेंगे, ठीक। फिर 14 से माइनस करेंगे, तो आपको पता है कि क्योंकि ये स्लाइटली बेसिक है तो आंसर जो है वो 7 से थोड़ा सा ऊपर होगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ ऑप्शन देखिए, 7 तथा 8 के मध्य, सॉरी अच्छा हाँ, लाई बिटवीन क्या, 7 and 8 है ना, तो 7 and 8 है ना, स्लाइटली ग्रेटर देन 7 आप बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। XeO3 एंड XeO2 की हाइब्रिडाइजेशन क्या क्या है, ठीक है। तो आइए देखते हैं बेटे, XeO3 की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या होगी। तो Xe में जो फॉर्मूला है वो लगा दिया सीधा सीधा है ना, हाफ Vm, ठीक है, और -C+A है ना, ये आपका हाइब्रिडाइजेशन नंबर निकालने का फॉर्मूला होता है। V क्या है बेटे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, M है मोनोवेलेंट एटम्स, ठीक है, एंड C है कैटायनिक चार्ज, A है अनायनिक चार्ज, ठीक है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जेनॉन में है 8, मोनोवेलेंट एक भी नहीं है, ठीक है, कैटायनिक भी नहीं है, अनायनिक भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया 4, 4 होता है बेटे किसके लिए, sp3, ठीक है, sp3 हो गया यहाँ पे, ओके। और XeO2F2 की बात करें तो हाफ, अच्छा, और Xe में वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम का 8 है, और मोनोवेलेंट फ्लोरीन है, इसके अंदर 2 हो गए मोनोवेलेंट और ये चार्जेस नहीं है, तो ये हो गया 5 है ना। तो 5 किसके लिए होता है बेटे, sp3d के लिए होता है। तो ऐसा कुछ ऑप्शन देखिए, ये रहा फर्स्ट ऑप्शन, sp3 पहले वाले का, और दूसरे वाले का क्या है बच्चे, sp3d है, ठीक है। ये हुआ 73। 200 ml ऑफ दिस इज मिक्स विथ 100 ml ऑफ द, फाइंड द वैल्यू ऑफ द इवॉल्व्ड हीट, हाँ ये जो क्वेश्चन है बेटे ये है इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का, जो आपने पढ़ा है केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में, थर्मोकेमिस्ट्री में बेसिकली। इसमें फंडा ये होता है कि एक इक्विवेलेंट की रिएक्शन करके स्ट्रॉन्ग दोनों होना चाहिए,
उससे निकलती हीट -57.1, ठीक है। पर यहाँ पर आपको पहले चेक करना होगा कि कितने इक्विवेलेंट्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं। तो ये देखिए मोलैरिटी है 0.1, नॉर्मेलिटी हो गई 0.2, एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 इसका एन फैक्टर है। वॉल्यूम है लीटर्स में 0.2, इक्विवेलेंट्स हो गए 0.04। सेम गोज विद दिस KOH के साथ, मोलैरिटी 0.2 है, नॉर्मेलिटी भी 0.2 रहेगी बिकॉज एन फैक्टर क्या है 1 है, ठीक है। और वॉल्यूम है 150 ml, 150 ml का मतलब 0.150, ठीक है। इसको आप सॉल्व करेंगे, ये आएगा बेटे 0.03 लीटर्स में, है ना, ठीक है। तो दोनों के इक्विवेलेंट्स आ गए। फिर लॉ ऑफ इक्विवेलेंट्स के अकॉर्डिंग जिसकी इक्विवेलेंट्स कम होती है उतने की रिएक्शन होती है, तो वो है 0.03। और जो हीट निकल रहा है वो किलो जूल्स में है, तो आप -57.1 कर दिए, 19 के आसपास या फिर सॉरी 9 के आसपास, देख लीजिएगा जो भी कैलकुलेट करके आ रहा है, ठीक है। 19 3 57 होता है वैसे तो, ठीक है। तो ठीक है, जो भी कैलकुलेट करके आ रहा है वो आपका आंसर हो जाएगा बेटा इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग सॉल्ट्स, विच वन व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर विल प्रोड्यूस एन एसिडिक सॉल्यूशन। एसिडिक सॉल्यूशन बनाने के लिए आपको क्या देखना है कि किस प्रकार का वो सॉल्ट है ना। अगर वो सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से मिलके बना है, ठीक है, तो वो आपका क्या होगा बेटे एसिडिक सॉल्ट होगा, ठीक है, एसिडिक सॉल्ट होगा, ठीक है। एक सेकेंड ना। ठीक है, चलिए, हाँ, एक मिनट कुछ। हाँ जी, तो क्या था, एसिडिक सॉल्ट बताना था आपको। तो देखिए NH4Cl जो है उसका पहले आप सॉल्ट और उसका जो एसिड और बेस है उसको आइडेंटिफाई करें बेटे। ये किससे किससे मिलके बना होगा, NH4OH और HCl। आपको पता है, ये बहुत ऑब्वियस है कि HCl इज द स्ट्रॉन्गर एसिड, इसीलिए 1 वाला एसिडिक सॉल्ट होगा। KHSO4 में आप ऑलरेडी देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या प्रेजेंट है बेटे, एसिडिक हाइड्रोजन है, ठीक है, तो ये भी एक एसिडिक सॉल्ट होगा, ठीक है। NaCN में NaOH और HCN, HCN इज द वीकर एसिड, NaOH इज द स्ट्रॉन्गर बेस, ठीक है। तो इसमें बेसिक सॉल्ट है ये, और ये आपका एक न्यूट्रल सॉल्ट है बिकॉज KOH और HNO3 से मिलके बना है, ठीक है। दोनों ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो क्या हो जाएगा बेटे 1 and 2। सिंपल क्वेश्चन था ये, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 9,000 waves of an electromagnetic radiation passes in 3 minutes through a point. What will be the wavelength of radiation? है 9,000 वेव पास किया बेटे 3 मिनट में, है ना, 3 मिनट में, ठीक है। तो आपको बताना है कि वेवलेंथ क्या होगा। तो पहले आप निकाल लीजिए क्या, फ्रीक्वेंसी, है ना। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस या फिर पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड, है ना। तो फ्रीक्वेंसी होती है 1 सेकेंड में कितने वेव्स बने हैं, ठीक है। तो 9,000 को अगर आपने डिवाइड किया 3 × 60 से, तो इतने वेव्स आ जाते हैं पर सेकंड, है ना। इतने वेव्स आ जाते हैं पर सेकंड, है ना। 3 × 60 से क्यों, बिकॉज हम लोग मिनट्स को सेकंड में कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपकी फ्रीक्वेंसी आ गई, है ना। फ्रीक्वेंसी आ गई, तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ कैसे रिलेटेड है बेटे, सी बाय लैम्डा से। बस इसको कन्वर्ट कर दीजिए, सी रखेंगे आप मीटर पर सेकंड में, है ना, स्पीड ऑफ लाइट आपको पता ही है। और फिर उसको 100 से मल्टीप्लाई करना होगा ताकि वो सेंटीमीटर में आ जाए, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना होगा बेटे, आप देख लीजिएगा सॉल्व करके, बस तरीका मैंने आपको बता दिया है। मिनिमम पीएच, ठीक है, अगला क्वेश्चन है। नेसेसरी टू कॉज द प्रेसिपिटेशन ऑफ दिस इन अ 0.12 मोलर PbCl2। देखो यहाँ पे ये हमने पढ़ा है बेटे, कॉमन आयन इफेक्ट, है ना, सॉल्ट्स के लिए, ठीक है। तो Pb2+ इंटू OH माइनस का स्क्वायर, ये आपका KSV का एक्सप्रेशन होगा, जिसकी वैल्यू आपको दे रखी है 1.2 10⁻⁻⁵, ठीक। और Pb2+ की जो कंसंट्रेशन है वो कॉमन आयन से आ रहा है, और सिर्फ यही वाला आप कंसिडर करते हैं, कॉमन आयन वाला ही कंसिडर करते हैं, बिकॉज जो सॉल्ट से आता है वो काफी कम हो जाता है, ठीक है। तो OH माइनस का स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे आप, ये हो जाएगा 0.12
इसको डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई होगा बटे 10⁻⁻⁴। ठीक है, देखो ये और ये कट जाएगा। ठीक है, और जो ओ एच माइनस हो गया वो हो गया 10⁻⁻², तो पी ओ एच हो गया 2। ठीक है, एंड देन पी एच हो गया 12। तो ये आपका करेक्ट आंसर है ना, पीएच ही पूछा है ना, हाँ पीएच पूछा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटे। फ्रीक्वेंसी ऑफ द सेकंड लाइन ऑफ बामर सीरीज इन द स्पेक्ट्रम ऑफ Li2+। देखिए सेकंड लाइन की बात कर रहा है बामर में, तो फर्स्ट लाइन होती है क्या, फर्स्ट लाइन होगी बामर में क्या बेटे, 3 से 2, देन सेकंड लाइन होगी 4 से 2, है ना। तो कुछ नहीं करना है आपको, है ना, 1/λ इज इक्वल टू, बेसिकली मैं लगा रहा हूँ क्या, रेडबर्ग इक्वेशन ना, हाइड्रोजन की बात कर रहा है ना ये, तो हाइड्रोजन एलिमेंट नहीं लिखा इन्होंने, तो ठीक है, तो उसको आप हाइड्रोजन ही ले लीजिए, RH Z² है ना, और 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, फ्रीक्वेंसी पूछा इसीलिए आप दोनों तरफ c से मल्टीप्लाई कर दीजिए, स्पीड ऑफ लाइट, यहाँ पर भी c आ जाएगा बेटे, तो r और c हो गया, इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 16 - 4/64, है ना, तो उसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया बेटे 78। डिफरेंस बिटवीन हीट ऑफ रिएक्शन एंड कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट प्रेशर। हाँ, मतलब डेल्टा एच और डेल्टा ई का डिफरेंस आपसे बोला गया है। केमिकल रिएक्शंस में डेल्टा एच और डेल्टा ई के बीच में जो रिलेशन है बेटे वो क्या है, वो है डेल्टा एच माइनस डेल्टा ई इज इक्वल्स टू डेल्टा एन जी आर। बस खेल खत्म, है ना, ये पूछा गया आपसे। डेल्टा एन जी आप निकालेंगे रिएक्शन को देख करके, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, आर भी पता है और टी भी पता है आपको। ठीक है, आर क्या रखना होगा, आप आर रखेंगे 2, है ना, इन्होंने किलो कैलोरी में दिया है, पर आपका आंसर कैलोरी में ही है, तो आप आर को 2 ही रखिए। ठीक है, जिससे कि आपका आंसर आ जाएगा, डेल्टा एन जी हो रहा है बेटे 1 - ½ ये हो जाएगा 1/2 R2 और टी। ठीक है, बस ये और ये कट गया, तो आंसर क्या आ गया बेटे, टी कैलोरी आ गई, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये हो गया बेटे 79। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है 30। Cu प्लस आयन में क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स M0 and 1 are। ठीक है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किसका किसका 0 है और 1 है, ये दोनों ही संख्या इन्होंने पूछी है Cu प्लस आयन। ठीक है, तो कुछ मत करिए, आप M0 कहाँ कहाँ पर हो सकता है वो सोचते हैं बेटे, तो उसके लिए आपको सब कन्फिग्रेशन लिखना पड़ेगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, है ना, और 4s1 और 3d10 होता है। ठीक है, लेकिन 4s1 निकल जाएगा, बिकॉज क्योंकि Cu प्लस जो है वो आपका पॉजिटिवली चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन वहां पर रिमूव हो जाएगा ना, वो 4s से रिमूव होगा बेटे। ठीक है, तो ये हुआ आपका 4s0 और 3d10। अब M0 कहाँ कहाँ पर है, वो इसमें होगा ही होगा ऑब्वियसली, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी एक डब्बे का जो M होगा वो 0 होगा, बिकॉज -1, 0 और +1। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, और इसमें भी 2 मिलेगा बेटे आपको, क्योंकि -2 से लेके +2 तक का है, तो 0 तो बीच में आ ही रहा है। ठीक है, तो 3 और 3 6 टोटल हो गया, मतलब 12, है ना, तो 12 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अच्छा, 12 में 3 3 ऑप्शन है, फिर क्या है, M = 1 चाहिए, तो ये नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, इसमें M1 जो है वो पॉसिबल है बेटा, है ना, क्योंकि -1, 0 और +1, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गए, इसमें भी नहीं होगा, है ना, 2 यहाँ, 2 यहाँ, और 2 इसमें आ जाएगा ना, तो 12 और 6 ये आपका आंसर हो जाएगा बेटा, है ना, 12 और 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये काउंटिंग है, ठीक है, बाकी ध्यान से काउंट करेंगे तो गलत नहीं होगा, तो हड़बड़ में करेंगे तो गलती हो जाएगी, है ना। एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो h/2 पाई है, तो एंगुलर मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बेटे NH/2 पाई। तो h/2 पाई, इसका मतलब n जो है वो क्या रहा, 2 रहा, मतलब ऑर्बिट नंबर 2 रहा। ठीक है, और आपसे पूछा है p + t, तो बस अब तो कुछ नहीं करना, अगर आपको ऑर्बिट नंबर ही मिल गया, ठीक है, तो फिर तो कुछ नहीं बचा, है ना। पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है -27.2 Z²/2², है ना, n², और जो टोटल एनर्जी होती है वो होती है -13.6, है ना, और Z² बाई 2 का स्क्वायर, है ना, बस इसको सॉल्व करेंगे,
और आपको पोटेंशियल प्लस टोटल एनर्जी का सम मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं बेटे 81 पे के बाद, use the given standard enthalpies of formation to determine the standard enthalpy of the combustion of C2H4। ये हमने क्लास में कई सारे क्वेश्चंस किए हैं ऐसे। C2H4 का कंबशन करना है तो C2H4 प्लस O2 गिव्स CO2 और H2। रिएक्शन को बैलेंस करेंगे और बैलेंस करने में C2H4 का कोफिशिएंट डिस्टर्ब नहीं करेंगे, क्योंकि बाय डेफिनेशन कंबशन होता है 1 मोल के लिए। ठीक है, तो ये हो गया 2H2O। अच्छा, अब क्या है बेटे, यहाँ पर लगा दीजिए बेटा 2, है ना, और ये होगा 4 और 2 6, ये हो जाएगा 3, है ना। रिएक्शन बैलेंस हो गई। अब इसका डेल्टा एच आर आपको निकालना है, तो कुछ नहीं करें बेटे, समेशन ऑफ डेल्टा एच एफ नॉट ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट्स। ठीक है, प्रोडक्ट्स में क्या क्या है, CO2 है और H2O है ना। CO2 का भी दिया है, H2O का भी दिया है। ओके, आप उनके रिस्पेक्टिव मोल से भी मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, और फिर माइनस करेंगे रिएक्टेंट का, इसका भी दे रखा है। O2 का क्यों नहीं दिया, बिकॉज O2 एक स्टैंडर्ड फिजिकल स्टेट में है और इसका डेल्टा एच एफ नॉट 0 होता है। ठीक है, फॉर्मूले में डाल देंगे बेटे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। दो रिएक्टेंट से ए और बी मिक्स किए गए हैं सी और डी बनाने के लिए। रिएक्शन कोशेंट एट द इनिशियल स्टेजेस एंड एट द इक्विलिब्रियम ऑफ द रिएक्शन रिस्पेक्टिवली इज। अच्छा, इनिशियल स्टेज में तो Q जो है वो टाइम के साथ क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, बिकॉज Q होगा पहले आपका 0, बिकॉज प्रोडक्ट्स नहीं है और उसको Kc पहुंचना है, तो Q बढ़ता रहेगा टाइम के साथ, है ना। तो इनिशियल स्टेजेस पे Q जो है वो इंक्रीजिंग विथ टाइम। ठीक है, और फिर जब इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा तो फिर वो टाइम के ऊपर डिपेंड क्यों करेगा। जब इक्विलिब्रियम अचीव हो गया तो Q इज इक्वल्स टू Kc हो गया, है ना। अब वो कांस्टेंट हो गया भैया ना, Kc तो फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है, तो वो कांस्टेंट हो गया, वो फिर टाइम के साथ चेंज नहीं करेगा। तो क्या हो जाएगा बेटे, इंक्रीजिंग विथ टाइम एंड इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, है ना। नेक्स्ट, एक मोल आइडियल गैस है, एक्सपैंड रिवर्सिबली एंड आइसोथर्मली, चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द सराउंडिंग, है ना। आपसे पूछ रहा आइसोथर्मल आपका डेल्टा एस क्या होगा बेसिकली। तो आइसोथर्मल में जो डेल्टा एस होता है वो होता है NRln V2/V1। ठीक है, बस फॉर्मूले में डाल देना है बेटे, है ना। तो इसमें n की वैल्यू क्या है, देखिए 1 है ना। r क्या है, r आपको r के टर्म्स में आंसर देना है। ठीक है, ln V2/V1, ln V2/V1, V2 क्या है देखो, वॉल्यूम इज ट्रिपल्ड, हाँ मतलब ये 3 टाइम्स है, तो NRln3, NRln3, n हो गया 1, Rln3 ये रहा बेटा, है ना। ये आपका ऑप्शन है। ठीक है, इसमें टेम्परेचर का कोई रोल नहीं है, CP का भी कोई रोल नहीं है, सिंपली आपको उल्लू बनाने के लिए दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट, the following equilibrium is established when HCl is dissolved in this, find the set the characteristic of the conjugate acid base pairs। ठीक है, देखो कुछ नहीं है बेटे, आपको एसिड बेस पेयर्स का कॉन्सेप्ट हमने सीखा है आयनिक इक्विलिब्रियम में। H प्लस जो लूज करे वो एसिड, है ना, और जो गेन करे वो बेस। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, HCl लूज करके ये बना रहा है और ये गेन करके ये बना रहे हैं भाई साहब। ठीक है, तो HCl और Cl माइनस ये कॉन्जुगेट एसिड पेयर्स हुए, HCl और Cl माइनस। ठीक है, और CH3COH और ये आपका कॉन्जुगेट पेयर हुआ, तो आंसर क्या होगा बेटा, 4th हो गया। ये सिंपल है, ये तो कोई यार टफ नहीं है। नेक्स्ट आते हैं, इस करेक्टली गिवन, कौन सा इनमें से करेक्ट है बेटा, है ना। तो आपको करेक्ट देखना है, आयनाइजेशन पोटेंशियल साइज, आयनाइजेशन पोटेंशियल 2, अच्छा, और कोवलेंट रेडियाई। ठीक, तो आयनाइजेशन पोटेंशियल 1 की अगर बात करें, ठीक है, तो आयनाइजेशन पोटेंशियल 1 जो है वो होता क्या है बेसिकली कि आपको फर्स्ट इलेक्ट्रॉन वहां से विड्रॉ करना है ना, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन वहां से विड्रॉ करना है। ठीक है, तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी, है ना, ये आपके सेम ग्रुप के मेंबर्स है ना। कौन से ग्रुप के, सेम ग्रुप के आपके मेंबर्स होते हैं। ठीक है, सेम ग्रुप के मेंबर्स होने के कारण जैसे जैसे आप नीचे की तरफ आते हैं वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन निकालना इनसे क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए अगर आयनाइजेशन पोटेंशियल की बात हो रही है तो ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटे, रॉन्ग हो जाएगा, है ना। जो ऑप्शन नंबर 1 है ये रॉन्ग हो जाएगा, बिकॉज उल्टा होना चाहिए ट्रेंड। ठीक है, ये रॉन्ग है।
अब बात करते हैं किसकी, साइज की, है ना। साइज के केस में जो है आपका क्या ऑर्डर होना चाहिए, क्योंकि ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है ना। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के केस में क्या होता है कि जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं वो क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, ठीक है, उसका साइज क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है, उसका साइज छोटा हो जाता है, ठीक है। तो इन सभी में देखिए, सोडियम में बेसिकली जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो है आपके 11, ठीक है। 11 के बाद फ्लोरीन में है बेटे 10, सॉरी फ्लोरीन में है 9, है ना। ये हो रहा है 11, ठीक है, और फिर हो रहा है 9, और फिर 10, 10 नहीं सॉरी 8, है ना, प्रोटॉन्स काउंट कर रहे हैं, और फिर हो रहा है क्या, 7, ठीक है। तो साइज वाइज अगर देखा जाए, ठीक है, तो ये आपका अ, गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा बेटे, क्योंकि साइज ये सबसे छोटा होगा, है ना, क्योंकि प्रोटॉन्स की संख्या सबसे इसमें ज्यादा है, ठीक है, तो ये गड़बड़ हो गया, है ना, ठीक है। और इसमें कह रहा है करेक्टली गिवन कह रहा है, तो ये गड़बड़ है। अच्छा, अब बात करते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल सेकंड के, है ना। यहाँ पे देखिएगा IP2 लिखा है, ठीक है, IP2 लिखा है। तो IP2 में ऑक्सीजन को देखा जाएगा, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है बेटे 1s2, 2s2 और 2p2, है ना। और फ्लोरीन की बात करेगा तो फ्लोरीन की हो जाएगी क्या, 1s2, 2s2 और 2p5, है ना। एटॉमिक नंबर उसका 2p4 है ना। ऑक्सीजन ये बेटा ये हो गया ऑक्सीजन के लिए 2p4, है ना, कार्बन का नहीं। 1s2, 2s2 और 2p5, ठीक है। अच्छा, अब सेकेंड वाले की अगर बात करें ना, ऑक्सीजन का वो ज्यादा होना चाहिए। क्यों, बिकॉज जब आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं ऑक्सीजन से, तो वो कन्वर्ट होता है 2p3 में, है ना। और 2p3 में कन्वर्ट होना मतलब वो हाफ फिल्ड हो गया, ठीक है। तो वो अब वहां से सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालना काफी ज्यादा टफ होगा, ठीक है। तो इसीलिए ये वाला ट्रेंड आपका सही है ना, क्योंकि ये हाफ फिल्ड वाला कन्फिग्रेशन हो गया, ठीक है बेटे। नाइट्रोजन को भी चेक कर लेते हैं एक बार। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, तो 1s2, 2s2 और 2p3। हाँ 2p3 है ना, लेकिन आपसे फर्स्ट का नहीं पूछा, आपसे पूछा है सेकंड का। तो फर्स्ट निकाल दीजिए, फिर सेकंड वाला इजी पड़ेगा ना आपका 2p2, ठीक है। और फिर बात करते हैं कार्बन, है ना। सबसे लोवेस्ट कार्बन का ही होगा, क्योंकि कार्बन जो है वो इन सभी में सबसे लेफ्ट की तरफ लाई करता है ना, सबसे लेफ्ट की तरफ लाई करता है, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर है, ठीक। तो अब इसमें नेक्स्ट ऑप्शन है बेटे, कोवलेंट रेडियाई की बात कर रहा है। तो कोवलेंट रेडियाई जो होता है वो सबसे ज्यादा फास्फोरस, सिलिकॉन, है ना, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, है ना। इसमें कैसे ऑर्डर देखना होगा आपको, देखते हैं। फास्फोरस और सिलिकॉन, है ना, ये नाइट्रोजन है यहाँ पर, है ना, और फिर कार्बन है, सिलिकॉन है, ठीक है। सिलिकॉन, फास्फोरस, सिलिकॉन और फास्फोरस में जो रेडियाई है वो सिलिकॉन का बड़ा होगा, है ना। हाँ सिलिकॉन का बड़ा होगा, ठीक है। तो ये पहला वाला जो ऑर्डर है यही गलत हो गया बेटे आपका ना, तो इसीलिए ये ऑप्शन भी रॉन्ग है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्लोरोफिल कंटेन्स इतना परसेंट मैग्नीशियम बाय मास, ठीक। तो नंबर ऑफ मैग्नीशियम एटम इन 2000 ग्राम्स ऑफ क्लोरोफिल बताना है आपको, ठीक है। तो कुछ नहीं है, इतना बाय मास आप अगर कर लेते हैं तो इसका मास ले लीजिए बेटे 4.8 बाई 100, है ना। आप बेसिकली मास ऑफ मैग्नीशियम प्रेजेंट इन क्लोरोफिल को निकाल रहे हैं, तो मल्टीप्लाइड बाई क्या करेंगे 2000, और ये आपको डिवाइड करना होगा 24 से, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मैग्नीशियम एटम आएगा। और फिर मल्टीप्लाई करना होगा किससे, एवोगैड्रोस नंबर से, ठीक है। तो ये आपका मोल कंसेप्ट का क्वेश्चन आया बेटे। इनमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड है, ठीक है। पहला वाला है चेन आइसोमर, नहीं नहीं ये तो बहुत ज्यादा गलत बात है भाई। चेन आइसोमर के लिए जो है इसमें तो नहीं, चेन आइसोमर की कंडीशन पूरी नहीं होती है, ठीक है। इसमें बात करते हैं पोजीशन आइसोमर, इसमें ये पोजीशन नहीं है, ये तो फंक्शनल हो गया, है ना। ये अल्डिहाइड ग्रुप हो गया और ये कीटो हो गया, ठीक है। फिर है फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, हाँ ठीक है, ये सही है ना। नाइट्रोजन के आसपास जो अल्काइल ग्रुप्स अगर चेंज करते हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ठीक है, तो उसको हम लोग एज अ फंक्शनल आइसोमर काउंट करते हैं, ठीक है।
ये पोजीशन है क्या? नहीं, ये तो बिल्कुल ही पोजीशन भी नहीं है। ठीक है, ये आपका करेक्ट है बेटे। नेक्स्ट, मोर स्टेबल देन बी इफ एक्स इज, है ना, ए जो है वो ज्यादा स्टेबल चाहिए, तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होनी चाहिए। वो किसके साथ हो सकता है बेटे? जो इन सभी में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो कौन है? फ्लोरीन है। ठीक है। नो यूनिट, किसकी यूनिट नहीं है? तो बड़ा सिंपल है बेटा, एटॉमिक रेडियस है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, आयनाइजेशन पोटेंशियल और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, बिकॉज ये टेंडेंसी है ना, ये कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं, टेंडेंसी होती है बेसिकली, है ना। ये आपका नेगेटिव में एनर्जी का यूनिट होगा। ठीक है। और पॉजिटिव भी हो सकता है, एनर्जी का यूनिट होगा, ये भी एनर्जी की यूनिट होगी, और ये डिस्टेंस की यूनिट होगी, है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, यूनिट नहीं होते मतलब बेसिकली, है ना। ड्यूरिंग एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस, इसमें जो है बेटा थोड़ा करेक्शन है ना, जो 91 है इसमें इनकरेक्ट ऑप्शन आपको बताना है, वो मैंने क्लासेस में आपको बता दिया है। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है। फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ ये सब क्या है? करेक्ट है ना। क्योंकि अगर Q0 हो गया, एडियाबैटिक है, होगा ही होगा, है ना। और Q0 हो गया, और इसमें फ्री एक्सपेंशन तो बोला नहीं है वैसे, है ना, फ्री एक्सपेंशन नहीं बोल रखा बेटे, तो आप वर्क को जीरो नहीं बोल सकते हैं। ठीक है। और हाँ, ये बोल सकते हैं कि अगर Q0 है तो वर्क इज इक्वल्स टू डेल्टा ई, वर्क इज इक्वल्स टू क्या? डेल्टा ई, है ना, ये आप बता सकते हैं, वर्क इज इक्वल्स टू डेल्टा ई। हाँ ठीक है। तो वर्क तो जीरो नहीं बोल सकते बेटा, है ना, ये तो इनकरेक्ट वाला नहीं, इसमें आपको करेक्ट ही बताना होगा एक तरीके से, क्योंकि उसने क्लियर किया नहीं, इन्होंने करेक्ट बताना है कि इनकरेक्ट बताना है। चलो, मेंशन नहीं किया है तो करेक्ट ही बताते हैं फिर, है ना, ऐसा करते हैं। Q0 W इज इक्वल टू डेल्टा ई। ये आपका करेक्ट के हिसाब से सही बैठ रहा है। ठीक है। चलो, पर इसको आई गेस इसको बोनस ही करना पड़ेगा, क्योंकि क्लास में इनकरेक्ट वाला जो है बच्चों को बोलने के लिए, मतलब बताया गया है कि इनकरेक्ट वाला आपको लगाना होगा इसके अंदर। ठीक है। पर करेक्ट वाइज अगर देखा जाए तो ये आपका करेक्ट है बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नॉन पोलर स्पीशीज इनमें से कौन सा है? नॉन पोलर के लिए आपको क्या देखना होगा कि इसका स्ट्रक्चर्स वगैरह कैसा है ना, तो XeF2 का स्ट्रक्चर देखिए कैसा होगा। XeF2 जो है बेटे वो आपका एक लीनियर स्ट्रक्चर होगा, तो ये नॉन पोलर होगा, बिल्कुल सही है। XeF5 प्लस की अगर बात करें, तो XeF5 प्लस में 5 बॉन्ड्स हैं, ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन आपका रिमूव्ड है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव्ड है। 8 होता है टोटल, ठीक है, तो उसमें से आपने एक को रिमूव कर दिया। ओके, एक रिमूव कर देंगे तो 7 बचेगा, एक लोन पेयर आ जाएगा, है ना, और वो लोन पेयर जो है वो इसको नॉन पोलर तो नहीं होने देगा, है ना। हाइब्रिडाइजेशन से चेक कर लेते हैं एक बार। वैलेंस इलेक्ट्रॉन है बेटे 8। ठीक है, मोनोवेलेंट एटम जो है वो कितना है? इसका 5 है। कटाइनिक चार्ज क्या है? 1 है। ठीक है, तो 8 5 13 और -1 12, 12/2 कितना होगा बेटे? 6। तो इसका मतलब इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp3d2 होगी, sp3d2। ठीक है, जिसमें लोन पेयर जो है कोई एक एक्सियल पोजीशन को ऑक्यूपाई करेगा, और बाकी के जो 5 F है वो ऑक्यूपाई करेंगे आपके इक्वेटोरियल पोजीशन को। ठीक है, तो 4 F तो जो स्क्वायर प्लेनर में होगा वो आपका, वो तो कैंसल आउट कर देगा स्क्वायर के फॉर्म में जो होगा। और एक जो आपका F है वो कैंसल तो नहीं करेगा, मतलब, है ना, क्योंकि वो लोन पेयर है और F है, दो अलग अलग चीजें, कैंसल आउट नहीं करेगा। ठीक है, तो सिर्फ आपका फर्स्ट ऑप्शन इसके अंदर बन रहा है बेटे। ठीक है। और XeO2F2 को भी देख लेते हैं भाई। XeO2F2 में क्या होगा? हाइब्रिडाइजेशन पहले देख ले, 12 8 + 2। ठीक है, तो ये हो रहा है sp3d। sp3d में sp3d में जो शेप होती है वो क्या हो जाएगी बेटे? ट्राइगोनल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल हो जाएगा ना, ट्राइगोनल 3 और एक 4 और एक 5, हाँ, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होगा बेटे। और ट्राइगोनल बाई पिरामिडल में आप बोल सकते हैं कि कोई एक पोजीशन जो है उसमें आपका लोन पेयर जो है वहां पर प्रेजेंट रहेगा ना, 2 डबल बॉन्ड हो गए और एक F हो गया, 2 F हो गया। ठीक है, तो एक जगह पर लोन पेयर भी प्रेजेंट है इसके अंदर। ठीक है, तो उस लोन पेयर के कारण जो है इसके अंदर कोई पोलैरिटी तो नहीं आनी चाहिए, मतलब, है ना, पोलैरिटी तो
नहीं आनी चाहिए। इसके अंदर पोलैरिटी तो बेसिकली चलो एक बार बना के देखते हैं ना, XeO2 F2 एक लोन पेयर तो इसके अंदर भी है ना, XeO2 और F2। तो Xe ट्राइगोनल बाई पिरामिड था ना बेटा, डबल बॉन्ड ओ एफ, ठीक है, और एक एफ यहाँ पर, और एक लोन पेयर, हाँ कैंसल आउट तो नहीं करेगा, सिमेट्रिक तो है नहीं है ना। ठीक है बेटा, ये भी आपका पोलर है, ये पोलर हो गया, ये तो इसलिए नॉन पोलर सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है, XeF2 हो रहा है, बस ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मैक्सिमम होने के लिए क्या होना चाहिए, मोल्स मैक्सिमम होना चाहिए। तो सभी में मोल्स निकालिए बेटे। 22.4 से डिवाइड करेंगे, इसमें भी 22.4, ठीक है, और इसमें आप करेंगे बेसिकली मोलर मास से डिवाइड, और इसमें मोलर मास से डिवाइड, ठीक है, जिसमें सबसे ज्यादा वैल्यू आएगी वही आपका सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रोवाइड करेगा, ठीक है। लीनियर स्पीशीज इनमें से कौन कौन सा है, NO2 माइनस जो है बेटे वो आपका लीनियर है या नहीं देख लेते हैं भाई, चलिए। H2O तो है नहीं है ना, तो इसलिए ये ऑप्शन आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। I3 + N2O, I3 - और N2O है ना, N2O जो है वो कैसा दिखेगा बेटे आपका, N डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O, ठीक है, ये आपका N2O है ना, और I3 कैसा दिखेगा, ठीक है, वो देख लेते हैं एक बार। उसके लिए आपको इसका हाइब्रिडाइजेशन नोट करना होगा, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन जो है वो लिखेंगे अगर आप I3 की, तो या फिर आप सिंपली बिना हाइब्रिडाइजेशन के भी कर सकते हैं, है ना, आई और आई, ठीक है, और इसमें एक जगह प्लस आएगा, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर प्लस प्रोवाइड करता हूँ तो आयोडीन के आसपास टोटल होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स, है ना, उन 7 इलेक्ट्रॉन्स में से दो इसने यूज कर लिए, ठीक है, और बच गए इसके पास 6 था, तो दो इसके लिए दो लोन पेयर्स बच रहा है बेटा ना, एक लोन पेयर यहाँ पर और एक लोन पेयर अगर यहाँ पर होगा तो बेंट करेगा उसको ना, बिकॉज लोन पेयर में रिपल्शन जो है वो ज्यादा होगी, ठीक है, तो ये भी लीनियर नहीं हो सकता है। I3 - ये अजाइड आयन है बेटा, ये लीनियर होता है, I3 - लीनियर, ये फैक्चुअल है, अब कई बार यूज होता है, ठीक है, तो N2O आपका लीनियर है, वो हमने बाई स्ट्रक्चर देख लिया है, ठीक है, तो इसीलिए आपका थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, ठीक है। NO2 - लीनियर नहीं होता है बेटे, बिकॉज उसमें एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है, N डबल बॉन्ड O और O नेगेटिव है ना, यहाँ पर लोन पेयर है, ठीक है, जो इसको बेंट करके रखता है, ठीक है। ये हुआ 94। 34% सल्फर है बेटे कंपाउंड में, तो मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, ठीक है, तो कुछ नहीं करना है बेटे, 34% ऑफ उसका जो मॉलिक्यूलर वेट है उसको आपने एक्स मान लिया, और मिनिमम सल्फर होने का मतलब कम से कम एक सल्फर होगा, तो एक सल्फर का मास कितना होगा, 32 ग्राम्स, है ना, 32 ग्राम्स। बस यहां से आपको एक्स के लिए सॉल्व कर देना है और आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट IUPAC नेम आपको बताना है इसका। तो ये फंक्शनल ग्रुप है बेटे, यहां से शुरू करेंगे आप, 1 2 3 और 4, है ना, तो ये आपका एक सॉरी 1 2 3 एंड 4, है ना, ये आपका ब्यूट है बेटे, है ना, ब्यूट है, और 1 पे आपका अमाइड लगा है, 2 पे इथाइनिल है ना, ये आपका ग्रुप है इथाइनिल ग्रुप, है ना, इथीन से इथाइनिल बना आपका, तो 2 पे इथाइनिल है, 3 पे ईन है, और 1 पे अमाइड है, ठीक है, ये आपका करेक्ट है बेटे, 96। हेट्रोलाइसिस से क्या बनता है, कार्बोकैटायन भी बनता है, कार्बोनाइन भी बनता है। हेट्रोलाइसिस का मतलब है कि आप बॉन्ड को शिफ्ट करके तोड़ रहे हैं ना, एक तरफ लोन पेयर शिफ्ट, एक तरफ आपने बॉन्ड पेयर को शिफ्ट कर दिया, उस तरफ आप आ गया नेगेटिव, और उसके एडजेसेंट वाले आइटम पे क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया, ठीक है। सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल द कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन द कंपाउंड, इसमें कार्बन एटम टोटल है बेटे 6 और एक 7, उसका टोटल का आप 7x मान लीजिए, सभी का मिलाकर के क्या हो गया, 7x हो गया, ओके। हाइड्रोजन हो गया टोटल 6, 5 और एक 6, ऑक्सीजन है टोटल 2, तो -4 इज इक्वल्स टू 0, तो आपसे ना 7x की वैल्यू पूछी गई है, तो हो जाएगा 4 - 6 इक्वल टू -2, ठीक है, -2, 7x जो है वो क्या है,
सभी कार्बन जो है उन सभी का ऑक्सीडेशन नंबर का टोटल सम। चेंज इन साइज इज मैक्सिमम, चेंज इन साइज मैक्सिमम कब होगा बेटे, जब काफी ज्यादा जो काफी ज्यादा जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है ना, उससे आपने काफी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डाल दिया, मतलब +2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूट्रल स्टेट से कम है और 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया, तो +2 का साइज काफी छोटा होगा और -2 का साइज काफी बड़ा हो जाएगा, तो डिफरेंस काफी लार्ज हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए ये आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, इस कंपाउंड में बैलेंस करना है आपको, ये मीडियम कौन सा बेटा वो देख लो एक बार, H+ है, एसिडिक मीडियम होगा। बैलेंस करने के लिए आप क्या करते हैं, पहले ऑक्सीडेशन नंबर का डिफरेंस पता करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर है बेटे +5 और यहाँ पर है -1, है ना, +5 और -1, है ना। x-6 = -1, हाँ ठीक है। +5 और -1 में डिफरेंस है 6 का, तो 6 से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, और I- और I2 में डिफरेंस है 2 का, है ना, बिकॉज यहाँ पर -1 से 0 है, दो आइटम इसलिए 2 है ना, तो 2 और 6 ये आपका कॉमन फैक्टर्स हुआ बेटे, तो 1 और 3 भी आप उसको कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपने पहले 2 लगा देना है ताकि बैलेंस हो जाए एटम्स। ठीक है, फिर आपको 1 और 3 से क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा। ठीक है, 1 और 3 से कर रहे थे आप बेसिकली, है ना। फिर तो आपको उसको बैलेंस करना है हाइड्रोजन को, उसके लिए आप यूज करेंगे H+, है ना, H+ बैलेंस करेंगे। पूरा प्रोसेस चलो करके दिखाया था ना आपको, ऐसा ना हो कि कंफ्यूजन हो जाए। ClO3- से बनता है Cl-, और यहाँ पर जो है आपका ऑक्सीडेशन हो या रिडक्शन है बेटे, रिडक्शन है ना, +5 से आप -1 जा रहे हैं बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 6 इलेक्ट्रॉन्स गेन करना होगा ना, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना होगा। ठीक है, और फिर I- से आप जा रहे हो कहाँ पर, I2 में, यहाँ पर 2 किया आपने और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, है ना, और फिर दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई, मतलब इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई किया आपने तो हो रहा है, पहला हो गया ClO3-, ठीक है, फिर हो रहा है 6I- गिव्स Cl- और +3I2। फिर आप ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं यूजिंग H2O, तो यहाँ पर आपने 3H2O लगा देना होगा बेटे, और यहाँ पर आपको लगाना होगा 6H+, ठीक है, जिससे कि आपका बैलेंस हो जाएगा ये। ठीक है, एक बार चार्जेस को भी चेक कर लेते हैं बैलेंस हुआ या नहीं हुआ, तो ये हो रहा है 6 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव, है ना, 6 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव का मतलब होता है क्या, नहीं नहीं, 6 पॉजिटिव 6 नेगेटिव है, ये कट गया, -1 चार्ज भी बैलेंस है। आपसे पूछा है H+ और I2 का कोफिशिएंट रेशियो क्या होगा, तो H+ का जो कोफिशिएंट है वो 6 है और I2 का 3 है, तो 6/3 का मतलब हो जाएगा क्या बेटे, 2/1। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर। ठीक, ये रिडॉक्स रिएक्शन से क्वेश्चन था बेटे, रिडॉक्स बैलेंसिंग। ठीक, चलिए, तो ये इसी के साथ आपका डिस्कशन कंप्लीट हुआ बेटे। अगर किसी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट और रह गया हो, ठीक है, तो फिर हम लोग उसको क्लास में भी डिस्कस कर सकते हैं। चलिए, ओके, थैंक यू।